क्या आपको अपनी थायराइड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही लगता है कि सुबह उठो, एम्प्टी स्टमक एक छोटी सी पिल इंजेस्ट करो एंड दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर थायराइड प्रॉब्लम? नो, यू आर रोंग। आयुर्वेद कहता है थायराइड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इफ़ यू फॉलो ए perfect diet and lifestyle for yourself and be in tune with nature. Hello, myself Dr. Suruchi. In this series, I have talked about the thyroid gland in part 1 कि वो कैसे काम करती है. In the second part, I have told you कि उसके क्या क्या रीजंस है, थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस के रीजंस क्या क्या हैं, वो कैसे इम्बैलेंस हो जाती है, और वो रीजंस अगर आप अवॉइड करना शुरू करें तो आप अपने आप में चेंजेस इम्प्रूव होता देखेंगे और पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स जो आप गो थ्रू होते हैं थायराइड से, वो डिफ़र कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, बट एक जनरली इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं. इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये सब मैंने डिस्कस किया. इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी जनरल गाइडलाइंस यू कैन फॉलो फॉर योर थायराइड प्रॉब्लम्स. आपको किसी भी तरह की थायराइड प्रॉब्लम्स है, हाइपर है, हाइपो है, हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, तो आप उसको कैसे एक जनरल गाइडलाइन इसको अडेप्ट करके अपने आप की डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करके अपनी थायराइड की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक खुद ही सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर आप डायग्नोज हो चुके हैं थायराइड की प्रॉब्लम से, तो आप ये सब चीज़ें अपना सकते हैं. और वैसे भी अगर आप थायराइड की प्रॉब्लम से भी ग्रस्त नहीं है, या फिर आप किसी भी और एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम से, किसी भी हार्मोनल डिसऑर्डर से भी सफ़र कर रहे हैं, तो भी आप इस गाइडलाइन को अपना के अपना हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं. तो कुछ टेस्ट होते हैं इसके, T3, T4 और TSH जो चेक किए जाते हैं, और फ्री T3, फ्री T4 हमारी ब्लड में कितना है, उनके थ्रू हमें पता लगता है कि जो थायराइड है वो हमारा इम्बैलेंस है या नहीं. और हैशिमोटो थायराइडाइटिस, इसमें हमें एंटीबॉडीज़ हमारी ब्लड में पाए जाते हैं, क्योंकि जो हैशिमोटो थायराइडाइटिस है इसमें क्या होता है कि हमारे ही टिश्यूज़, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट वर्क करता है और एंटीबॉडीज़ फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. तो उसके लेवल से हमें पता लग सकता है कि थायराइड का कितना डैमेज हुआ है और थायराइड प्रॉब्लम कितनी सीवियर है. अब बात करते हैं कि आप अपनी थायराइड ग्लैंड को इन बैलेंस कैसे ला सकते हैं. बहुत सारी वीडियो हैं इस पे, जो मेरा व्यू है इस पे वो मैं बताना चाहती हूँ. तो इसमें कुछ चेंजेस हैं जो ला के आप अपनी थायराइड ग्लैंड को बैलेंस कर सकते हैं. तो सबसे पहले डाइटरी चेंजेस आप क्या क्या कर सकते हैं. तो आपको सबसे पहले क्या नहीं खाना है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. तो सबसे पहले आपको डाइटरी चेंजेस में क्या करना है, आपको नाइट शेड्स, यानी कि जो जितने भी नाइट शेड्स हैं वो सब अवॉइड करने चाहिए. जैसे कि एग प्लांट यानी कि बैंगन, टमाटोज़, पोटैटोज़, ये सब आपको थोड़ा अवॉइड करना है. और आप खा सकते हैं, आप क्या खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो, यानी कि आप शकरकंदी खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ आपको कोल्ड फूड, कुछ भी, कितना भी, कैसा भी फूड है वो कोल्ड है, अगर अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस, तो भी कोल्ड फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है. चाहे वो कितना भी हाइजीनिक है, कितना भी अच्छा है, कितना भी न्यूट्रिशियस है, आपको कोल्ड फूड नहीं लेना है, क्योंकि ठंडा खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लो करता है. और हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है थ्रू अवर डाइट एंड लाइफस्टाइल. क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, आपका डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से आपका डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो होते हैं, उनकी वजह से कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. तो आपको अपना डाइजेशन ठीक करना है, ये आयुर्वेद का जो आहार शास्त्र है उसको अपना के. इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है कि आपको क्या डाइटरी चेंजेस, जनरल जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं आयुर्वेद में, वो अपना के आप अपना डाइजेस्ट सिस्टम ठीक कर सकते हैं. तो आपको कोल्ड फूड नहीं लेना है, कोई भी हैवी फूड नहीं लेना है. जो स्वीट्स हैं, आपको जितने भी मीठी चीज़ें हैं वो खाना खाने से थोड़ा सा पहले लेना है. खाना खाने के बाद आपको कुछ भी स्वीट कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि वो आपके कफ को ज़्यादा एग्रेवेट करता है. ठीक है. इसके साथ साथ आपको ओनियन और गार्लिक जो होता है, वो लॉन्ग टर्म लेते रहने से हमारी जो फ्लोरा है उसको डिस्टर्ब करता है. और जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंटेस्टाइनल फ्लोरा ही हमारे गट को सही रखने में
हेल्पफुल होती है, हमें हैप्पी रखने में हेल्पफुल होती है। तो आपकी इंटेस्टाइनल फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए आपको ऑनियन और गार्लिक का लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं करना है, बीच बीच में छोड़ छोड़ के थोड़ा थोड़ा उसको लेना है। कुछ भी रॉ फूड आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो रॉ फूड होता है यानी कि कच्चा खाना होता है, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है रॉ फूड का, उसको लेने से आपका वात एग्रीवेट हो जाता है, उसको लेने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड पड़ता है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसलिए आपको कोई भी रॉ फूड नहीं लेना है। जितना भी आपको खाना खाना है वो पका कर खाना है, कुछ भी आपको कच्चा नहीं खाना है, चाहे वो स्प्राउट्स है, चाहे वो कैबेज है, चाहे वो किसी भी तरह का कुछ भी है, वो आपको कुछ भी कच्चा नहीं खाना है। आपको जो सीड्स लेने हैं वो आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो उनको सॉक्ट करके लीजिए। जैसे आजकल फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स और नट्स और इन सब का ट्रेंड है। नट्स तो हमेशा ही सॉक्ट करके लें, और सीड्स को भी अगर लेना है, अगर आपको लगता है कि आपको सूट कर रहा है, लेने के बाद आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी में चेंजेस, तो आप उनको सॉक्ट करके लेंगे और थोड़ी क्वांटिटी में लें, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो हीट जनरेट करते हैं, और हीट जनरेट करने का मतलब है वो आपके लीवर पे लोड डालते हैं। और इसमें मैंने बताया लीवर का सही होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका गट, आपका लीवर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। आपकी गट फ्लोरा अच्छी होनी चाहिए, आपका लीवर अच्छा होना चाहिए, और लीवर अच्छा करने के लिए आपको जो भी हीटिंग एलिमेंट है जिस फूड में, उसको आपको कम करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीटिंग एलिमेंट एक फूड में होते हैं वो लीवर पे उतना ही ज़्यादा लोड डालते हैं, जिसकी वजह से लीवर के हीटिंग होने का, यानी उसके थोड़ा सा वर्कलोड उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर में हीट जनरेट होती है और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो आपका फ्लोरा मेंटेन होना चाहिए, आपका लीवर सही से मेंटेन होना चाहिए। तो आपको नाइट शेड्स नहीं लेने हैं, आपको रॉ फूड नहीं लेना है, कोल्ड फूड कोई भी नहीं लेना है। और आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको मीट का भी अवॉइड करना है, क्योंकि जो मीट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो आपको मीट को अवॉइड करना है। और साथ साथ आपको जितने भी हैवी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि किडनी बीन्स हुए, राजमा हुए, चिकपीस हुई, छोले हुए, इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड सॉल्ट, ये सब आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको और क्या अवॉइड करना है, आपको लेट लेट नाइट डिनर अवॉइड करना है। लेट नाइट डिनर से क्या होता है कि हमारा कफ जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और आपको लेट नाइट सोना भी अवॉइड करना है। लाइफस्टाइल की चीज़ें मैं अभी इसके बाद बताती हूँ, डाइट के बाद। सबसे पहले खाने में लेट नाइट डिनर अवॉइड करना है, और कुछ भी डिनर में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो आपको जो लाइटेस्ट फूड है वो आपका डिनर होना चाहिए, जो आपका हैवीएस्ट फूड है वो आपका लंच होना चाहिए, और जो आपका मॉडरेट है वो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी आपको, अगर आपको लेना है तो जैसे जैसे सन ऊपर जाता है ना, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी एनहांस होती है। तो आपको अगर फ्रूट्स वगैरह लेने का मन है तो जब सन, यानी कि 12:30 टू 2 o'clock या 3 o'clock तक आप फ्रूट्स लें, क्योंकि जब सन जो हाई होता है तो हमारी डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा होता है, तो फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसलिए अगर आपको फ्रूट्स लेना है और ब्रेकफास्ट में लेना है तो उनका थोड़ा सा कुक कर लीजिए। अगर आपको एप्पल या फिर पीयर्स, इस तरह की चीज़ें लेने का मन है ब्रेकफास्ट में, तो उनका थोड़ा सा पानी में आप बॉयल कर सकते हैं और उसके बाद आप ले सकते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने में अच्छा रहता है, वो लाइट लाइट भी होता है। तो इस तरह से आपको, और क्या लेना है ये तो मैंने बताया कि क्या नहीं लेना है। आपको प्रोटीन आपका अच्छा रहे, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको लेंटिल्स यानी कि दालें लेनी है। आप स्प्लिट जो मूंग बीन्स होती हैं वो ले सकते हैं, यानी कि हरी छिलके वाली दाल, और रेड लेंटिल्स ले सकते हैं, यानी कि लाल मसूर की दाल, ये ले सकते हैं। और इसके अलावा आप ग्रेन्स में ब्राउन राइस को अवॉइड कीजिए, वाइट बासमती राइस लीजिए। वीट अगर आपको सूट करता है, गेहूँ, तो वो लीजिए। जवार, मक्का, कुछ भी आप, पर एक
ऐसा ना हो कि आप मल्टीग्रेन ले रहे हैं, वन टाइम में एक ही ग्रेन लीजिए, जो क्योंकि डाइजेस्ट होने में वो सबसे सही रहता है और अच्छा रहता है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो वेजिटेबल्स हैं, आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पर आप उनको कुक करके लेना है, अच्छे से उनको पका कर खाना है, कुछ भी कच्चा नहीं खाना है। इसमें रहता है कि गोभी नहीं खानी, कैबेज नहीं खानी, हाँ उनको थोड़ा सा कम कीजिए, पर अगर उनको खाना है तो उनको भी पका कर लीजिए। और इसके साथ साथ आप सीजनल चीज़ें खाइए, जितनी भी सीजनल है और रीजनल है, क्योंकि जब आप सीजनल और रीजनल दोनों लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है, दूसरा एनवायरनमेंट पे भी लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने रीजन्स, अपने आसपास की उगी हुई चीज़ें खाते हैं तो उससे क्या होता है कि चीज़ों को बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, बाहर से लाने में उनको वो हमारा एक्सपेंस भी बचता है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी बचते हैं। तो जो भी आपका रीजन्स में ग्रो होता है, क्योंकि आपकी लैंड आपको अच्छे से जानती है, आपकी वहाँ की मिट्टी आपको अच्छे से जानती है, तो वही चीज़ें खाइए जो आपके वहाँ उगती हैं। अब लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है आपको, एक तो सबसे पहले जो सुबह का टाइम होता है, यानी 6 से 10 का टाइम होता है, वो कफ टाइम होता है, उसमें आप थोड़ा सा लाइट टू मॉडरेट ब्रेकफास्ट लें और वार्म यानी कि गर्म खाना खाएं, और उस टाइम पे सुबह जल्दी उठने की ट्राई करें और उसमें एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसके साथ साथ 10 से 2 का टाइम होता है पित्त का टाइम, यानी सुबह 10 से 2 बजे का टाइम होता है पित्त का टाइम। उसमें क्या करना है आपको, जो लंच है आपका, उस टाइम में आपको अपना लंच कंप्लीट करना है। कुछ भी हैवी खाना खाना है तो उसी टाइम में खाना है, क्योंकि वो हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट का टाइम होता है, मेटाबॉलिज्म सबसे हाईएस्ट होता है, तो उस टाइम में आपको सबसे हैवी फूड लेना है, आप अपना हैवी मील लेना है। आप उसमें फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और फ्रूट्स को ग्रेन्स के साथ क्लैश मत कीजिए, आगे पीछे आप उसको सेपरेट लीजिए। जैसे आपका खाना पच गया है तो उसको सेपरेटली फ्रूट्स को लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद आप खाना खाइए। ऐसा ना है कि खाने के साथ ही आपको फ्रूट्स लेने हैं। इनकम्पैटिबल फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। इनकम्पैटिबल फूड के बारे में आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो 2 से 6 का टाइम होता है वो वात का टाइम होता है, तो उसमें आप अपनी एक्टिविटीज़, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपका काम है वो आप अच्छे से निपटा सकते हैं, क्योंकि जो वात होता है हमें एक्टिविटी के लिए हमें प्रमोट करता है, हमारा माइंड एक्टिव होता है। और उसके अलावा 6 से 10 का टाइम फिर से शाम को वो कफ का शुरू हो जाता है, तो उसमें भी आपको लाइट टू लाइट सबसे लाइटेस्ट मील लेना है, क्योंकि जैसे जैसे सन नीचे जाता है हमारी जो डाठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो भी नीचे चली जाती है, तो इसलिए आपको लाइटेस्ट मील लेना है। और आपको जितना जल्दी हो सके वो मील अपना कंप्लीट कर लीजिए, और उसी टाइम में आपको अपनी स्लीप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, सब गैजेट्स वैजेट्स से दूर रह के, क्योंकि वो पित्त से पहले का टाइम जो होता है ना, जैसे 10 से 2, रात को 10 से 2 का टाइम होता है, वो पित्त का टाइम होता है फिर से। तो उसमें जो हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, वो अगर रिजुवेनेट नहीं होता है तो फिर वो प्रॉब्लम्स देता है, वो और भी हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है। तो उस टाइम में आपको ज़रूर से ज़रूर सोना है। ज़्यादा देर तक जागना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है थायराइड ग्लैंड के लिए, तो आपको उस टाइम में ज़रूर 10 बजे से तक आपको सो जाना है। ठीक है, और फिर 2 से 6, सुबह 2 से 6 का जो टाइम होता है वो फिर से वात का टाइम होता है, तो उसमें भी उसमें आपको कोशिश करनी है 5 से लेकर 6 बजे तक के बीच में आपको उठने की, क्योंकि अगर आप उस टाइम में उठ जाते हैं तो उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, दूसरा जब हम उस टाइम में अपने आप को डिफिकेट कर लेते हैं, यानी हमारा मोशन अगर उस टाइम में क्लियर हो जाता है तो हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स उस टाइम में निकल जाते हैं, क्योंकि वात हमें सपोर्ट करता है। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी थायराइड ग्लैंड के लिए। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो जो स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए होते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन थायराइड के सिम्टम्स सब में वेरी करते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें आप अपना के अपनी थायराइड ग्लैंड में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ ऐसा नहीं है थायराइड ग्लैंड के लिए है, आप अगर आप में और भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो इससे भी आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब के लिए जनरल गाइडलाइन सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए है। तो टाइमली उठना, टाइमली सोना, और सुबह सुबह उठ के ज़रूर ये ट्राई कीजिए अपने आप को मूवमेंट्स देने की, क्योंकि उससे टाइम निकलेगा, मूवमेंट्स मिलेंगी बॉडी को, योगा एक्सरसाइज जो भी आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर कीजिए, साथ में प्राणायाम मेडिटेशन भी ज़रूर कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। थैंक यू।